हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो पिछली वीडियो की तरह ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में। यहाँ पर भी हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे, डिटेल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि फॉर क्ले द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज। क्ले, हमने रबड़ के बारे में सुना है, स्टील के बारे में सुना है, कंक्रीट का हमें पता है कि भाई पॉइजन रेशियो कितना होता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड पूछा गया है क्ले, भाई मिट्टी जो होती है उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले आपको जो पॉइजन रेशियो होता है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये इसको आप डिफाइन कर सकते हैं लैटरल स्टेन टू लॉन्गिट्यूडनल रेशियो जो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। लैटरल स्टेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्टेन, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। मैक्सिमम किसका होता है, मिनिमम किसका होता है पॉइजन रेशियो, ये कॉमन चीज़ें हैं। रबड़ का मैक्सिमम होता है, कोर का जो होता है उसका मिनिमम होता है, इनकी शून्य होता है। तो यहाँ पे क्ले के बारे में पूछा गया है, तो क्ले का जो पॉइजन रेशियो होता है वो होता है 0.3 से लेकर 0.45। 0.3 से लेकर 0.45। तो यहाँ पर हमारे पास 0.3 यानी कि 30 दिया गया है, इसलिए बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में कई बार हो सकता है कि इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाए। एक हमारे पास क्ले के जैसा एक गोल्ड होता है, भाई गोल्ड सोना जो होता है उसका कितना होता है पॉइजन रेशियो 0.42, ये गोल्ड का होता है। ऐसे ही हो सकता है कि कॉपर का भी एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में कॉपर का आई थिंक पूछा गया है एक बार। तो कॉपर का 0.33 होता है। उसके बाद आयरन भी होता है एक, आयरन का 0.27 से लेकर 0.30 होता है। तो ये आयरन का होता है। गोल्ड क्ले मैंने आपको ये दो डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल व्हेन क्रैकिंग द डैम्पनेस ऑफ ए मटेरियल। क्या आंसर रहेगा व्हेन चेकिंग द डैम्पनेस ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल जो होता है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर 4 हमारे पास आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं डैम्प प्रूफिंग के लिए, डैम्पनेस या फिर डैम्प प्रूफिंग के लिए, वो 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक यहाँ पे पूछा गया है फ्लेक्सिबल, दूसरा होता है सेमी रिजिड मटेरियल, एंड थर्ड वन होता है रिजिड मटेरियल। रिजिड में आपको पता है कि जो कंक्रीट होता है वो हमारा रिजिड में आता है। सीमेंट कंक्रीट हो गया या सीमेंट मोटार हो गया, ये जो होते हैं स्लेट हो गया, हमारे पास स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सारी क्या है रिजिड मटेरियल है। तो रिजिड से आई थिंक मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश के जेईई के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सीमेंट कंक्रीट इज क्या होता है, ये एक रिजिड मटेरियल होता है। ऐसे ही स्लेट हो गया हमारे पास, स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, सीमेंट मोटार हो गया, तो ये सारे जो होते हैं एक रिजिड मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। उसके बाद हम सेमी रिजिड की बात करेंगे। सेमी रिजिड में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा आता है। सेमी रिजिड में जो होता है वो मैस्टिक एसफोल्ट आता है। तो मैस्टिक एसफोल्ट ये जो हो गया, ये सेमी रिजिड की बात होगी। लेकिन हम हमसे क्या पूछा गया है, फ्लेक्सिबल मटेरियल की बात पूछ रहा है। तो फ्लेक्सिबल में क्या क्या होता है, हमारे पास आते हैं हॉट बिचुमन जो होती है, बिचुमनस फेल्ट होता है, प्लास्टिक शीट होती है, मेटल शीट होती है, कॉपर, ये जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल में आते हैं। सो यहाँ पे मेटल शीट हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेटल शीट ऑफ लेड हो की होगी या फिर कॉपर की होगी। यहाँ पे लेड नहीं हमने दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपको पता है कि एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कंफ्यूज करके। तो मेटल शीट ऑफ लेड की या फिर मेटल शीट ऑफ कॉपर एक्सेट्रा की भी शीट हो सकती है। तो ये फ्लेक्सिबल में आता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट हेल्प इन फ्यूजन। सीमेंट का वो कौन सा इनग्रेडिएंट है जो सीमेंट को हेल्प करता है ताकि उसका फ्यूज़न हो सके। फ्यूज़न के लिए हेल्प कौन करता है। एग्ज़ाम में आपको पता है कि परसेंटेज भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हेल्प इन फ्यूज़न, ये फंक्शन होता है, ये कौन सा फंक्शन होता है जो कि फ्यूज़न में हेल्प करता है।
यहाँ पर हम लाइम की बात करेंगे तो लाइम जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है या फिर स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, यानी कि स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। उसके बाद सिलिका होता है हमारे पास, सिलिका जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है, लाइम जो होता है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑक्साइड दिया है, ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। आपको पता है कि आयरन ऑक्साइड क्या क्या देता है, कलर देता है एंड ये फ्यूज़न के लिए हेल्प भी करता है, इसलिए हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। आयरन के परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो 0.5 से लेकर 6% ये इसका परसेंटेज होता है सीमेंट के। उसके बाद हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये सीमेंट को साउंड बना देता है। उसके बाद एलुमिना जो होता है ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो कॉमन चीज़ है कि भाई एलुमिना क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, पैसोमीटर का, पेडोमीटर का, मैट्रिक चेन का या फिर स्पीडोमीटर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैसोमीटर की बात करेंगे। तो पैसोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप उसको यूज़ करते हैं काउंट द नंबर ऑफ पीस, स्टेप जो होते हैं उनको काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद पेडोमीटर होता है, पेडोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, कॉमन चीज़ें हैं, सभी को पता है कि भाई सारे ही इंस्ट्रूमेंट है ये। पैसोमीटर एंड पेडोमीटर एक ही काम है इसका, दोनों काउंट ही करते हैं। सो पेडोमीटर में ये है कि भाई ये डायरेक्टली हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ पीस विद द एवरेज पीस लेंथ। तो ये लेकिन दोनों का काम सेम ही है। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं कि स्पीडोमीटर जो होता है ये डिस्टेंस जो होती है उसको मेज़र करता है। जो व्हीकल होते हैं, गाड़ियाँ जो होती है उसकी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर का आप यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक चेन होती है जो कि 20 एंड 30 मीटर में आती है, ये जो होती है ये आपको इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके भी देता है। तो इसलिए सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बैंड टेप। बैंड टेप जो होती है उसकी थिकनेस यहाँ पे पूछी गई है कि भाई उसकी मोटाई जो होती है वो कितनी होती है। सबसे पहले जो बैंड टेप होती है इज़ आल्सो नाउन एज स्टील टेप। भाई आल्सो से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो होती है 20 एंड 30 मीटर लंबी होती है, लंबाई भी लिख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 एंड 30 मीटर की ये लंबाई में होती है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे, चौड़ाई जो होती है उसकी बात करेंगे तो 12 से 16 mm इसकी विड्थ होती है। थिकनेस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो थिकनेस जो होती है इसकी 0.3 से लेकर 0.6 mm इसकी थिकनेस होती है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, 0.3 से 0.6 mm इसकी थिकनेस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर ये हो जाएगा, 1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच में आंसर आ रहा है तो ये थिकनेस होती है। मैंने आपको इसकी विड्थ भी बता दी, लेंथ भी बता दी एंड आल्सो नाउन भी बता दिया। सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई इस क्वेश्चन को लेकर। तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखिए भाई, कितने क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो रहे हैं हमारे एक क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भाई डोलोमाइट इज़ केमिकली क्लासिफाइड रॉक बिलोंग टू। डोलोमाइट जो होती है एक केमिकली क्लासिफाइड रॉक है जो कि बिलोंग करती है किस रॉक से। तो यहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन है, चौथा तो यहाँ पे नन ऑफ, कोई नहीं है यहाँ पे, नन ऑफ अबव है। तो आपको पता है कि रॉक्स जो होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, केमिकली, फिजिकली एंड जियोलॉजिकली। तो ये हैं, तो यहाँ पे केमिकली से पूछा गया है तो केमिकली से 3 पार्ट हैं, एक सिलिसिस, दूसरा इग्लिसिस एंड कैलकेरिस, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनमें से जो डोलोमाइट होता है वो किस में आता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डोलोमाइट किस से रिलेट करता है। तो लास्ट वन कैलकेरियस से रिलेट करता है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा।
लाइमस्टोन हो गया हमारे पास, मार्बल हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये कैलकेरियस रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। सिलिसिस के बाद सोल्ट ट्रैप, ग्रेनाइट, वाटरजाइट, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं सिलिसिस में। आर्गिलिसिस के जो होते हैं इसके स्लेट हो गया, लैटराइट हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं आर्गिलिसिस के, तो ये भी पता होना जरूरी है। अगला वन देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर का यूनिट वेट कितना होता है भाई? यूनिट वेट से हम पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, यहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। प्लेन सीसी, पीसीसी ये तो कॉमन है, आरसीसी का भी कॉमन है, ये तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। स्टोन का भी हमने कई बार शायद डिस्कस किया, नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पे स्टोन का बता देता हूँ कि भाई स्टोन जो होता है, स्टोन मैसनरी, भाई स्टोन मैसनरी होती है। ब्रिक चलो ब्रिक मैसनरी का लिख लीजिए। ब्रिक मैसनरी का जो होता है 19 से लेकर 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। स्टोन मैसनरी जो होती है उसका 21 से 27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्यूबिक मीटर। तो ये स्टोन एंड ब्रिक मैसनरी दोनों का मैंने आपको बता दिया है। अब हमसे किसका पूछा गया? यूनिट वेट ऑफ सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर, भाई सीमेंट प्लास्टर होता है तो एक लाइम प्लास्टर भी होता होगा, आपको पता होता होगा नहीं, होता है, तो दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइम प्लास्टर का जो होता है वो सबसे कम होता है, 18 होता है, 18, एंड सीमेंट का जो होता है वो 21 होता है। दोनों को लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 यहाँ पे सी इस क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा। 21 सीमेंट प्लास्टर का, 18 जो होता है वो लाइम प्लास्टर का होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसने भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी प्रॉपर्टी विच इन कंप्लीट पोजेशन ऑफ द ओनर इज नाउन एज। ऐसी जगह जिस पर सिर्फ मालिक का कब्जा होता है, ओनर जो होता है उसका कब्जा होता है, पोजेशन होता है, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? भाई ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक लाइफ लीज, दूसरा फ्री होल्ड। लाइफ लीज जो होती है, आप कोई प्रॉपर्टी है उसको पूरी ज़िंदगी लीज पर लेते हैं, जब तक आप मर नहीं जाते हैं, तो उसको लाइफ लीज बोलते हैं। दूसरा होता है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड जो होता है कि भाई उस प्रॉपर्टी पर आपका ही कब्जा है, उसको हम फ्री होल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्री होल्ड की डेफिनेशन यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था फ्री होल्ड से, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों आपको पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगला देखिए, इफ़ द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर इज 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोमाइन विल बी फॉर्म। अगर पानी का पीएच वैल्यू जो है 2 है तो कौन सी क्लोरोमाइन बनती है? हमारे पास 3 तरह की क्लोरोमाइन होती है, एक होती है ट्री क्लोरोमाइन, दूसरी होती है डाइक्लोरोमाइन, एंड तीसरी होती है मोनोक्लोरोमाइन। तो 3 तरह की क्लोरोमाइन होती है। ट्री 1 से 3 पीएच वैल्यू होती है, डाइक्लोरोमाइन जो होती है उसकी 4 से लेकर 7 पीएच वैल्यू होती है, मोनोक्लोरोमाइन जो होता है उसके लिए 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होती है पानी की। तो 1 से 3 के बीच में 2 आता है, तो ये हमारे पास आंसर ट्राइक्लोरोमाइन या फिर ट्री क्लोरोमाइन आंसर हो जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा हमारा, इस क्वेश्चन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, अब मुझे याद नहीं है कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लाइटली मत लेना। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन इफ मेटा सेंटरिंग हाइट इज 1 2 0 3। ऑप्शन थोड़े उल्टे बना दिए, 0 1 2 3 ऐसे होता तब अच्छा लगता, कोई बात नहीं। आपको पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं स्टेबल से पूछा जाता है, अनस्टेबल से पूछा जाता है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक न्यूट्रल के केस में आपको पता है कि क्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भाई
मेटासेंट्रिक जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर नीचे कुछ ऐसा होता है, एक बराबर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में फ्लोटिंग बॉडी से या फिर मेटासेंट्रिक से पूछे जाते हैं। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्टेबल की बात करेंगे, स्टेबल केस की बात, यहाँ पे न्यूट्रल दिया गया है, स्टेबल केस की बात करेंगे तो स्टेबल के लिए हमारा जो वैल्यू होती है मेटा सेंटर जो होता है, मेटा सेंट्रिक या फिर मेटा सेंटर जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अनस्टेबल की अगर हम बात करेंगे, अनस्टेबल भी एक होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वह अनस्टेबल के लिए तो मेटा सेंट्रिक हाइट की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ऐसे ही न्यूट्रल जो होता है उसके लिए जीरो होती है। मेटासेंट्रिक हाइट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है न्यूट्रल के लिए। तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। स्टेबल, अनस्टेबल एंड एक न्यूट्रल कंडीशन हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। तो ये 3 कंडीशन होती है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बाकी मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर नीचे ये सारा कुछ केस मैंने आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये 3 केस बचते थे, तो इन 3 केसेस को आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।